इमरान खान वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक काउंसिल में बहुत ज़बरदस्त तकरीर की, लेकिन एक बहुत बड़ी गलती भी उन्होंने की जो कि मैं समझता हूँ। उस तरफ मैं आऊँगा, लेकिन सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि उनकी तकरीर का टोटल लुब लुबाब क्या था। सबसे पहले 3 मेन पॉइंट्स थे। सबसे पहला पॉइंट ये था कि जब भी नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला आता है, जब कोई शख्स गुस्ताखी करता है वेस्टर्न कंट्रीज़ में, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक काउंसिल की जो कंट्रीज़ हैं, इस्लामी ममालिक हैं, उनकी जानिब से कोई सख्त रिस्पांस नहीं आता। इस तरह का एक गिला किया उन्होंने तमाम इस्लामी रियासतों से, जो कि मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तानी अवाम, तमाम मुसलमानों के जज्बात की नुमाइंदगी की। दूसरा पॉइंट उनका ये था कि एक इस्लामोफोबिया का एस्पेक्ट जो है वो वहाँ पर पाया जाता है कि इस्लाम से डरने वाला कॉन्सेप्ट पाया जाता है, और कोई भी दहशतगर्दी अगर कहीं पर होती है, अगर उस बंदे के नाम के साथ कोई मुस्लिम नेम आता है तो उस दहशतगर्दी को इस्लाम के साथ जोड़ा जाता है। लेकिन जैसे कि वाक़या जो न्यूजीलैंड में पेश आया, उसमें वो दहशतगर्दी करने वाला बंदा ईसाई था, तो उसका मज़हब नहीं बताया गया, कहा गया कि जी ये मेंटली रिटार्डेड पर्सन था, यानी कि उसका जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं था। तो ये डुअल जो रिस्पांस होता है, दोगला रवैया होता है इंटरनेशनल कम्युनिटी का, उसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक्सपोज़ किया वज़ीर आज़म ने। तीसरा उन्होंने पॉइंट ये पेश किया कि जी साइंटिफिक एस्पेक्ट से काफ़ी रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है इस्लामी उम्मा में, और उसमें उन्होंने कहा कि हमारे पास इस तरह के स्पेशलिस्ट मौजूद हैं जो कि आपको हेल्प आउट कर सकते हैं। अब जो तीसरा पॉइंट था उसका उन्होंने हल बताया। पहला पॉइंट जिस पे उन्होंने पिछले 6 महीनों से जो हम तकरीरें कर रहे हैं, और वो आवाज़ पूरी पाकिस्तानी कौम की आवाज़ बनी कि जिस तरह होलोकॉस्ट पे यहूदियों ने एक कानून साजी की, इस तरीके से। अब ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, जो लोग टेक्निकलिटीज़ देखते हैं स्पीचेस की, या जो लोग डिप्लोमेटिक एस्पेक्ट को समझने वाले हैं, वो मेरी इन बातों को समझ पाएंगे। मैं जज्बात से हट के बातें कर रहा हूँ आज, क्योंकि कई इस तरह की चीज़ें होती हैं जो कि आप समझाने के लिए करते हैं, सिर्फ काउंटर नैरेटिव नहीं देते। तो वो ये है कि हम लोगों ने जिस तरह चले पहले उस तरफ जाते हैं, जिस तरीके से होलोकॉस्ट पे कानून साजी हुई कि कोई शख्स यहूदियों के उस होलोकॉस्ट के ख़िलाफ़ बात नहीं कर सकता, ये कानून साजी की गई प्रॉपर। इसी तरीके से ये कानून साजी होनी चाहिए कि कोई शख्स नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में कोई हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक या उनकी शान में किसी किस्म की गुस्ताखी ना कर सके, इस पे पूरी कानून साजी होनी चाहिए। अब इमरान खान का ये पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल दुरुस्त था कि जितना अकीदत, जितना इश्क, जितनी मोहब्बत मुसलमान करते हैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अपनी जान निछावर करते हैं उन पे, ये बताना चाहिए मगरिब के लोगों को हमारी जानिब से कि यार हमारे जो जज्बात हैं उनको ठेस पहुंचती है इस तरह की हरकत से, जो ये गुस्ताखाना बातें की जाती हैं या खाके शाया किए जाते हैं। लेकिन जो गलती की है इमरान खान ने वो ये की है कि इस चीज़ पर तकरीर करना इज़ नॉट एन अचीवमेंट, इसको इम्प्लीमेंट करना डेट इज़ एन अचीवमेंट। कि यूनाइटेड नेशन में इम्प्लीमेंट करना तो दूर की बात, OIC से जो मुतफ़िका तौर पे एलानिया जारी हो, उसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जिसकी तरफ इशारा नहीं किया गया। उन्हें चाहिए था कि इस पे पूरा एक होमवर्क करके लाते, और जब भी कोई भी मुल्क अपनी कोई चीज़ अप्रूव कराना चाहता है यूनाइटेड नेशंस में या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक काउंसिल में या इस तरह के किसी भी आलमी इत्तेहाद में, तो वो एक होमवर्क करता है। उसके साथ जो वज़रा आते हैं या जो टीम आती है, जिस तरह इमरान खान के साथ वज़रा की टीम गई, वो सिर्फ सेल्फियाँ बनाने में मसरूफ़ थी। जो वज़रा की टीम होती है वो जाके लॉबी बनाती है, लॉबीज़ क्रिएट की जाती हैं, मुख्तलिफ जो ममालिक वहाँ पर आए होते हैं उनके एम्बेसडर्स से मिला जाता है, उनके नुमाइंदों से मिला जाता है, उनकी लीडरशिप से मिला जाता है, उन्हें जाके वो पेपर वर्क दिया जाता है और कहा जाता है कि जनाब हम इस मौजू पे तकरीर करने जा रहे हैं, लिहाजा आपने हमारे मौक़िफ़ की तायीद करनी है और इस पर प्रॉपर कानून साजी करनी है, ताकि कहीं पर भी कोई शख्स अगर गुस्ताखी का मुर्तकिब होता है तो उसके ख़िलाफ़ अमली तौर पर एक्शन लेने की ज़रूरत है, उसके ख़िलाफ़ कौन सी सज़ा मुकर्रर होनी चाहिए, इस बात को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। अब ये चीज़ कहीं पर भी हमें नज़र नहीं आई ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक काउंसिल के इजलास में। एक तो ये, दूसरा मेरे नज़दीक OIC का इजलास हर
3 साल के बाद होता है, जो कि मैं समझता हूँ हर 6 महीने या 1 साल के बाद होना चाहिए, ताकि जो करंट अफेयर्स हैं, कई इस तरह के मामले होते हैं, सऊदी यमन का मामला है, इराक ईरान का मामला हुआ था, इराक कुवैत का मामला हुआ था, वो मामले हो के ख़त्म भी हो चुके होते हैं। हम लोगों का जब इजलास का वक्त आता है तब वो सारे नॉन इश्यूज़ कहलाते हैं, यानी कि वो इशू रहते ही नहीं हैं। जितना फसाद या कत्ल व गारत होनी थी वो हो चुकी होती है। अच्छा, अब दूसरी बात ये ज़रूर कहा गया कि जी इज़राइल ज़्यादती कर रहा है फ़लस्तीनियों के साथ, लेकिन ये नहीं कहा गया कि काउंटर नैरेटिव क्या होगा। इस्लामिक मिलिट्री अलाइंस हमने बनाया, उसी अलाइंस के एक मरकज़ी इजलास में हम लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप को बुला लिया बतौर मेहमान ख़ुसूसी, और वो आके ख़िताब में कहता है कि जी हिज़्बुल्लाह और हमास जो हैं वो दहशतगर्द तंजीम है, उसको दहशतगर्द डिक्लेयर किया गया। यही 2 तंजीमें थी, जो एक सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट लीड कर रहा था, एक को शिया स्कूल ऑफ थॉट लीड कर रहा था। यही दोनों तंजीमें हिज़्बुल्लाह और हमास जो है वो फ़लस्तीन में लड़ रही थी इज़राइल के ख़िलाफ़। अब उनको इस्लामिक मिलिट्री अलाइंस की मीटिंग में आके दहशतगर्द करार दे के चला गया डोनाल्ड ट्रंप, और यहाँ से किसी ने चूँ चना भी नहीं की, किसी ने कोई उसकी मजम्मत भी नहीं की। और दूसरी बात यह है कि जनाब इस्लामिक मिलिट्री अलाइंस बना क्यों है? अमेरिका, इंडिया, इज़राइल को आंखें दिखाने के लिए बनना चाहिए था ना एक अलाइंस, उम्मत मुस्लिमा की अफवाज का अलाइंस। तो उसमें अमेरिका के सदर को बतौर मेहमान ख़ुसूसी बुलाने की क्या तुक बनती थी? अब लॉबी किस तरह क्रिएट की जाती है, मैं आपको अपनी एक बहुत छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ। कई 90% हमारे सेमिनार्स इस तरह होते हैं मुख्तलिफ़ तालीमी इदारों में या मुख्तलिफ़ ऑडिटोरियम्स में, जहाँ पर 60-70% या 70-80% और कभी कभार तो सारे के सारे स्पीकर्स लिबरल होते हैं, और एक मैं होता हूँ जो कि मजहबी सोच का या मजहबी सोच कही जा सकती है या नज़रियाती शख्स कहा जा सकता है, जो मैं होता हूँ। अब लॉबी किसे कहते हैं? लॉबी ये होती है कि मैं जहाँ पर भी जाता हूँ पहले मैंने फ़ेसबुक पे पोस्ट करनी होती है, मैं वहाँ पर आ रहा हूँ, जिसने मिलना है वहाँ आके मिलेगा। अब जिसने मिलना होता है वो ऑडियंस अगर 400 होती है, उसमें 150-200 अगर मेरे अपने नज़रिए के लोग हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली एक फ़ज़ा कायम हो जाती है मेरी फेवर में। तो मैं बड़ी दिलेरी से जाके बात कर आता हूँ, किसी की ज़रूरत नहीं आती बीच में आके चू चला करने की। एक तो ये लॉबी क्रिएट हो गई मेरी। दूसरी जो असल लॉबी क्रिएट करना होता है उसमें मैं ये सबसे पहले खंगाल लेता हूँ कि जो 12-14 मुकर्रिरीन उस कॉन्फ्रेंस की जीनत बन रहे हैं, उनमें से कौन से ऐसे हैं जिनके साथ मेरा राब्ता पहले का है, और कौन से ऐसे हैं जो कि मेरे अगेंस्ट नज़रिए की बात करने वाले लोग हैं। 3-4 ऐसे होते हैं जो दो टोक जिनका मौक़िफ़ मेरे ख़िलाफ़ होता है। 11 ऐसे होते हैं जो कि बड़े न्यूट्रल होते हैं और जिनसे हमारा राब्ता होता है, न्यूट्रल होते हैं बर्गर टाइप के। अब उनको मैं सबसे पहले जाके अप्रोच करता हूँ। प्रोग्राम में जाने से पहले मेरा कम से कम भी 3-4 घंटे मैं इस पे लगाता हूँ, उन सबको कॉल्स करता हूँ, जनाब कैसे हैं आप, तशरीफ़ ला रहे हैं आप? जी मैं बिल्कुल आ रहा हूँ शहीर भाई। तो जनाब अर्ज़ ये है कि मैंने वहाँ जाके ये 3-4 मेन पॉइंट्स पे बात करनी है। हमारा एजेंडा है कि तमाम सियासी और मसलकी इख्तिलाफ़ात को पसे पुष्ट रख के तमाम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस 3 पॉइंट एजेंडा पे, बल्कि 4 पॉइंट एजेंडा पे इकट्ठे हो जाए। नंबर 1 पाकिस्तान की इस्लामिक आइडियोलॉजी का दिफ़ा करना। नंबर 2 नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिफ़ा के लिए। नंबर 3 ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिफ़ा के लिए। नंबर 4 इत्तेहाद उम्मत, कि हम लोगों को इस वक्त एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होकर इस्लाम के दिफ़ा की बात करनी है, और उसमें जो मैं स्पीच करूँगा आप लोगों ने उसे इंडोर्स करना है। आप लोगों ने अपनी तकारीर में अपना मौक़िफ़ देना है, लेकिन उसके साथ साथ मेरे मौक़िफ़ की हिमायत करनी है। तो 11 स्पीकर वो, और 12वां में जब 12 लोग एक ही टॉपिक पे ऑटोमेटिकली ख़िताब करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो पूरे कॉन्फ्रेंस का जो सिनेरियो है वो तब्दील हो जाएगा, और वो किसी भी मौजू पे ऑर्गेनाइज़ की गई हो उसका जो अल्टीमेट जो प्राइम फोकस होगा वो उसी बात पे होगा जो तकरीर मैं वहाँ पर करके आया हूँगा। और बाकी के जो 3-4 स्पीकर्स जो कि दो टोक एक नज़रिया रखते हैं हमारे ख़िलाफ़, वो बेचारे बोल ही नहीं पाएंगे, वो आएँ बाएँ शाएँ करके चले जाते हैं कि यार हाँ जी आप भी दुरुस्त कह रहे हैं, तो आप भी दुरुस्त कह रहे हैं, हमें बड़े प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। वो बेचारे जो कुछ तैयार करके आते हैं वो भी चले जाते हैं, क्योंकि ना तो ऑडियंस उनके फेवर में होती है, ऑडियंस को हम पहले से मोटिवेट कर चुके होते हैं, अपनी फेवर में कर चुके होते हैं, क्योंकि कौम तो हजूम है। तो इस हजूम को बड़े तरीके से मुनज़्ज़म करके अपने फेवर में किया जा सकता है अगर आप प्रॉपर लॉबी बनाएं। इसी तरीके से खान साहब को चाहिए था कि आपके साथ जो फ़ॉरेन मिनिस्टर गए उन्हें जाके मिलना चाहिए था सबसे पहले तो सऊदी शेख को, और बताना चाहिए था कि जनाब हम ये बात करेंगे, लिहाजा आपने एंडोर्स करना है कि अगर कोई शख्स गुस्ताखी करता है तो उसके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए, और उसके साथ साथ कानून साजी की जाए,
और उसके साथ साथ जो भी गुस्ताखी करता है, अगर उसका मुल्क उसके ख़िलाफ़ किसी किस्म का एक्शन नहीं लेता तो उस मुल्क का मुकम्मल सोशल, इकनॉमिकली, सोशली हर किस्म के ताल्लुकात ख़त्म करने चाहिए, उसका बाइकआउट करना चाहिए। ये चीज़ अगर एलानिया हम लोग दे देते हैं, 60-70 मुल्क मिल के, इस्लामी ममालिक या 56 मुल्कों का जितना भी है, वो अगर ये काम करते हैं तो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज जाता है वहाँ पर, जो कि अनफॉर्चुनेटली ये गलती की वज़ीर आज़म ने और ये बात नहीं हुई, वो सिर्फ़ तकरीरें और फ़ोटो सेशन की हद तक रहा और वापस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो गई। अब अल्टीमेटली जब भी कश्मीर में जुल्म होता है या फ़लस्तीन में जुल्म होता है तो मुतफ़िका तौर पे जो करारदाद आती है कॉन्फ्रेंस के एंड पे, वो ये आती है कि जनाब कश्मीर में भारतीय मज़ालिम की ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक काउंसिल मज़म्मत करता है। भाई व्हाट द हेल इट इज़ कि जी मज़म्मत करता है। मज़म्मत क्या चीज़ होती है? ये इसी तरीके से है कि अगर हम आपके किसी के ख़ानदान के फ़र्द के साथ ज़्यादती होती है और आप पिंड के चौधरी के पास जाते हैं और कहते हैं कि मेरे फ़लाँ शख्स को कत्ल कर दिया गया, ना हक कत्ल हुआ, और पिंड का चौधरी कहता है ओ बहुत अफसोस हुआ, हम मज़म्मत करते हैं, शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था और ऐसे चीज़ों को कभी नहीं होना चाहिए। तो आप पिंड के चौधरी की शक्ल नहीं देखेंगे यार उल्लू के पट्टे, माजरत के साथ उल्लू के पट्टे, इस तरह की बातें हमें नहीं चाहिए। उसने कत्ल किया, जाओ उसका गिरबान पकड़ो और उसे जेल में डालो। इम्प्लीमेंटेशन इसे कहते हैं। अब आप समझ रहे होंगे मेरी बात की, जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि इज़राइल अगर जुल्म कर रहा है या हिंदुस्तान अगर जुल्म कर रहा है तो उसकी मज़म्मत अगर 70 ममालिक बैठ के करते हैं, इसका मतलब है कि वो बुज़दिली का इजहार कर रहे हैं, वो कोई दलेरी का इजहार नहीं कर रहे। उन्हें ये चाहिए वो कहें अच्छा कितने लोग शहीद हुए कश्मीर में, इतने हज़ार शहीद हो गए, अच्छा जी कितने लोग शहीद हुए फ़लस्तीन में, इतने हज़ार हो गए, इनके खून का बदला कसास लिया जाएगा। इज़राइल से भी और हिंदुस्तान से भी ये मुश्तरका एलानिया होना चाहिए कि हमने जो इस्लामिक मिलिट्री अलाइंस बनाया है वो करतब दिखाने के लिए नहीं बनाया। हम लोगों ने जो इतने ज़बरदस्त किस्म की टेक्नोलॉजीज़ बनाई हैं, जो हमारे पास बॉम्ब्स हैं या जो कुछ है, ये हमने फूफी की शादी पे तो मजाने नहीं है, ये हमने आप लोगों के लिए ही रखे हैं। लिहाजा सितमगर इधर आ, हुनर आजमाएँ, तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाएँ। मामला ये है कि ये 60-70 मुल्क मिल के अगर सोशल बाइकआउट करते हैं ऐसे 4-5 ममालिक का जो कि इस्लामोफोबिया फैलाने में किरदार अदा कर रहे हैं या एंटी इस्लामिक एक्टिविटीज़ में मुलव्वस हैं, तो ऑटोमेटिकली बाकी लोग कोई इस तरह की हरकत करने से पहले 100 मरतबा सोचेंगे। तो इस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है। इंडिया हमेशा कश्मीर के केस को किस तरह तरखा देता है। 1948 में करारदाद पेश की गई थी यूनाइटेड नेशन में कि द इशू ऑफ कश्मीर शुड बी रिजॉल्व अकॉर्डिंग टू द बेसिक राइट्स ऑफ कश्मीरीज, अकॉर्डिंग टू द मतलब जो कश्मीरी चाहते हैं उसके मुताबिक, आइदर इफ़ दे वांट टू एनेक्स देमसेल्फ विद पाकिस्तान और दे वांट टू एनेक्स देमसेल्फ विद इंडिया और टू बिकम अ सेपरेट होमलैंड, जो कश्मीरियों की उमंगें हैं उसके मुताबिक वो केस रिजॉल्व किया जाए और वहाँ पर रेफरेंडम हो। 1948 से लेके अब तक 71 साल हो चुके हैं, उस केस को किसी ने फॉलो नहीं किया। जब भी पाकिस्तानी जाते हैं, एक तो ये हमारे मोस्टली डेलीगेट्स जो हैं ये वहाँ जाके नशे में धुत होते हैं या तस्वीरें बनवा रहे होते हैं या बार्स में पाए जाते हैं। जब इजलास में जाते हैं तो इनका होमवर्क कंप्लीट होता नहीं है। ये लोग जाके लॉजिकली प्रूव नहीं करते, बल्कि कश्मीर के केस को इंडिया इतना ज़बरदस्त तरीके से पेश करता है कि वो हमारा भी जो आज़ाद कश्मीर है उसको भी क्लेम कर बैठता है और ये शक्लें देख रहे होते क्योंकि इन्होंने होमवर्क नहीं किया होता उस पर। लिहाजा आप लोग जब भी जाएं ऐसे सिंसियर लोगों को भेजें। फ़ॉरेन पॉलिसीज़ को तो एक रिकॉल करने की ज़रूरत है और हमारे फ़ॉरेन ऑफिस के जो नुमाइंदे जाते हैं वो जाके लॉबीज़ बनाएं। सबसे पहले मुस्लिम कंट्रीज़ में बनाएं, उसके बाद वेस्टर्न कंट्रीज़ में बनाएं और उन्हें बताएं कि जनाब बात यह है कि आप ये एक साइड पे रख दें कि जी मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, आप ये देख लें कि यार आखिर हैं तो इंसान, उनके साथ जुल्म हो रहा है, फ़लाँ मुल्क इस तरीके से जुल्म कर रहा है, लिहाजा हमें आपकी सपोर्ट चाहिए कि उस मुल्क के ख़िलाफ़ हम लोग कोई अमली तौर पे किरदार अदा करें। तो क्यों नहीं ये हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। जिस तरह अमेरिका ने अफ़गान मुजाहिदीन की हुकूमत को ख़त्म करने के लिए एक पूरी लॉबी बनाई और यूनाइटेड नेशन की अम्ब्रेला के अंडर 9/11 का अटैक ख़ुद ही करवा के वो अफ़गानिस्तान में आया और उसने आके तबाही मचाई और आज तक पाकिस्तान उसका अज़ाला भुगत रहा है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी भी इसी वजह से फैली है क्योंकि अमेरिका यहाँ पर घुसा हुआ है।
तो यही काम अगर हम लोग करते और प्रॉपर लॉबी बना के जाते तो आज हमें महज तकरीरें ना करनी पड़ती, आज एक कानून साजी हो चुकी होती यूनाइटेड नेशन में कि कोई शख्स नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में किसी किस्म की हर्जा सराई नहीं कर सकता। लिहाजा मेरी इल्तिजा है, दरख्वास्त है हुकूमत पाकिस्तान से कि अगली बार जब भी आप लोग जाते हैं तो सिर्फ तकरीरें करने ना जाएं और कौलो फेल में तजाद भी ना रखें। आप लोगों ने वहाँ पर तो चले जाके बात की, लेकिन आपने ही अपने दौरे हुकूमत में आसिया मलूना को रिहा किया। आपने ही अपने दौरे हुकूमत में एक कादियानी बुक सेलर जो कि गुस्ताखी का मरतकब था, कोर्ट ने उसे रिहा करते हुए कहा कि जनाब इसका जुर्म साबित है, ये गिल्टी प्रूव है, ये मासूम नहीं है, लिहाजा हम इसे फिर भी रिहा करते हैं। इसलिए रिहा करते हैं क्योंकि जितनी जेल में इसने उम्र गुजार दी बस वही इसकी सज़ा थी। लिहाजा जब तक प्रैक्टिकली सज़ाएँ आप अपने घर से शुरू नहीं करते, गुस्ताखों को टंगते नहीं हैं, तो आप इंटरनेशनल लेवल पे जाके कभी भी आपकी बात की वो वेटेज नहीं हो सकती सिवाय तस्वीरें खिंचवाने के। तकरीरें तो हमारे मोहल्ले के मौलवी साहब आपसे ज़्यादा अच्छी कर लेते हैं। तकरीर करना महज दैट इज़ नॉट एन अचीवमेंट। जो बातें आपने की हैं उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करें, दैट इज़ एन अचीवमेंट। एक तरफ तो आप वहाँ जाके नामूस रिसालत की बात करते हैं, लेकिन दूसरी या ख़त्म नबूवत की बात करते हैं, दूसरी तरफ आपका ही साबिक चीफ जस्टिस आपका ही डैम फंड के तहरीक के लिए जब जाता है किसी दूसरे मुल्क में तो कादियानियों से चेक वसूल करता है जिस पर लिखा होता है अहमदिया मुस्लिम कम्युनिटी। यानी कि क्या वो अहमदिया मुस्लिम कम्युनिटी यानी कि कादियानी मुसलमान है, माज़अल्लाह ये लिखा होता है वहाँ पर, तो क्या पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियाँ नहीं उड़ाई जाती? आप जब तक साकिब निसार के उस एक्ट पे उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करते, अमली तौर पे उसके ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में नहीं जाते, हुकूमत को चाहिए इस तरह की चीज़ों को देखे। तो आप जब इस तरह की चीज़ें अपने मुल्क में नहीं करेंगे तो दूसरे मुल्क को जाके आप क्या लेसन देंगे कि जी नामूस रिसालत पे डट खड़े हो? ये चीज़ें आप लोगों को अपने ही ग्राउंड लेवल से, अपनी स्टेट से शुरू करनी होंगी, तब आप इंटरनेशनल लेवल पे जाके आपकी बात की कोई वेटेज होगी। अल्लाह इस्लाम और पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान पाइंदाबाद।